हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपके कोर्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जब भी हम फूड ईट करते हैं या हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट 3 अलग अलग प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, डाइसेकेराइड के फॉर्म में तथा मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में। इनमें से जो मोनोसेकेराइड्स है वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि हमारी पॉलीसेकेराइड्स और हमारी डाइसेकेराइड्स को डाइजेशन की आवश्यकता होती है। उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़कर इनको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन या हमारी आंत्र इसको अवशोषित कर सके। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ते हैं, इसका अर्थ ये है कि सिर्फ पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स का डाइजेशन होगा, मोनोसेकेराइड्स जो है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा किसी को अगर इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है तो उसको ग्लूकोज या चीनी का घोल दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ ग्लूकोज जो है वो एक तरह का मोनोसेकेराइड है। अब जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसमें पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड तीनों अलग अलग रूपों में हम ग्रहण करते हैं। और मुंह में जब भी किसी भी भोजन को चबाया जाता है तो दांतों द्वारा उसके चबाकर छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट थे उनका सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है और उसको लार या सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम हमारे भोजन में उपस्थित पॉलीसेकेराइड्स पे एक्ट करता है और उनके बीच के अंदर जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लंबी चेन वाले पॉलीसेकेराइड्स, उनके बीच के बॉन्ड्स को कट करके उनको छोटी छोटी ग्लूकोज की अलग अलग लंबाई की चेनों में विभक्त कर देता है, जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिन्स। इसके अलावा ये पॉलीसेकेराइड्स को 3 अलग अलग तरह के डाइसेकेराइड्स में भी विभक्त करता है, जिन्हें हम सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज कहते हैं। ये जो पाचन है कार्बोहाइड्रेट का या पॉलीसेकेराइड्स का, ये मुंह में सिर्फ आंशिक तौर पे होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम भोजन को मुंह में बहुत कम समय के लिए रखते हैं, उसको चबाकर हम निगल लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आंशिक तौर पे होती है। इसके बाद भोजन आता है हमारे अमाशय के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर। यहाँ पर जो पीएच है वो हमेशा लो होता है या एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच में भोजन के पहुँचते जो सलाइवरी अमाइलेज था, लार वाला एंजाइम, वो एक्ट करना या काम करना बंद कर देता है, वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर सकता। इस समय कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, इसका मतलब अमाशय में पाचन नहीं होगा, और इसके बाद भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन होगा। लगातार अमाशय के संकुचन से भोजन को एक पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका माध्यम अम्लीय होता है। इस पेस्ट नुमा भोजन को अब हम कहते हैं कायम। अमाशय से यह कायम या पेस्ट नुमा भोजन, पेस्ट में जो बदल दिया गया है, ये अब जाता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 अलग अलग भाग होते हैं, डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम। डिओडेनम के अंदर हमारा अग्नाशय कई तरह के एंजाइम्स स्रावित करता है। इसके अलावा जो आंत्र की अपनी जो ग्रंथियां हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, वो भी यहाँ अपना श्रवण करती है, और इसमें अनेक तरह के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैनक्रियाज या अग्नाशय के एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। अभी हमने देखा कि अमाशय में पाचन के बाद भोजन एक पेस्ट में बदल गया है, जिसको हमने कायम कहा, और ये कायम आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में आने पर इस कायम का, अम्लीय कायम का माध्यम कर दिया जाता है क्षारीय। जो भी अग्नाशय के एंजाइम होते हैं उनमें साथ साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट और कई तरह की चीज़ें इसमें साथ में मिलाई जाती हैं, जिससे कि इसका माध्यम क्षारीय हो जाता है, और तभी जो अग्नाशय के एंजाइम्स हैं वो अपना काम कर पाते हैं क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ अग्नाशय में जो एंजाइम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है वो है पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। इससे पहले जब मुंह में पाचन हुआ था सलाइवा के द्वारा,
तब डेक्स्ट्रिन बनी थी या छोटी छोटी लंबाई की, अलग अलग लंबाई की ग्लूकोज की चेनें बन गई थी विभाजन से। अब पैनक्रियास का जो अल्फा अमाइलेज है वो इन डेक्स्ट्रिन पे एक्ट करता है, इनको तोड़ने का काम करता है और लंबी चेनों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हुआ है। जो लंबी चेन वाले पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको अलग अलग लंबाई की चेनों या डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इन डेक्स्ट्रिन पर आंत्र के अंदर पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम करता है और 2-2 यूनिट लंबाई की चेनों में कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम डाइसेकेराइड्स कहते हैं। अब ये इन डाइसेकेराइड्स को आगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो भी स्रवण होते हैं उनमें जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेनली डाइसेकेराइड को तोड़ने में मुख्य काम आते हैं, उनको हम एंजाइम्स को कहते हैं डाइसेकेराइडेज। ये डाइसेकेराइडेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो डाइसेकेराइड है उसके नाम के आधार पर इन एंजाइम्स का नाम रखा गया है। जैसे माल्टेज के ऊपर काम करने वाला, माल्टेज डाइसेकेराइड को तोड़ने वाला है, इसका पाचन करने वाला एंजाइम माल्टोज का पाचन करने वाला एंजाइम माल्टेज कहलाता है और ये माल्टोज को 2 ग्लूकोज इकाइयों में बदल देता है। तो यहाँ पर माल्टोज एक डाइसेकेराइड था। डाइसेकेराइड का अर्थ है 2 इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होना। तो हम पाचन में क्या देखते हैं, लगातार ये छोटी 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 इकाइयों में बदलते जाते हैं जिससे कि इनका आराम से हमारे आंत्र में अवशोषण हो सके। तो लंबी चेनों वाले कार्बोहाइड्रेट को पहले 2 चेन वाले डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट किया गया और अब इन डाइसेकेराइड्स को छोटी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ माल्टोज पर जो एंजाइम एक्ट करता है उसे माल्टेज कहते हैं, सुक्रोज पर एक्ट करने वाले एंजाइम को सुक्रेज कहते हैं, लैक्टोज पर लैक्टेज तथा ट्रीहैलोज पे ट्रीहैलेज एंजाइम एक्ट करता है और इनको अलग अलग तरह की छोटी इकाइयों में बदल देता है। इन छोटी इकाइयों का डायरेक्ट आंत्र के अंदर अवशोषण हो जाता है जहाँ पे अभी भोजन उपस्थित है। यहाँ समरी दिखाई गई है कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम जब भोजन करते हैं तो हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। मतलब भोजन में जो सम्मिलित है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड लंबी चेन वाले, डाइसेकेराइड 2-2 यूनिट वाले और मोनोसेकेराइड मतलब 1-1 यूनिट वाले। इस तरह से अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनका कहीं पाचन नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट आंत्र में अवशोषित हो रहे हैं, जैसे गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। डाइसेकेराइड का हम यहाँ देख सकते हैं इनका मुंह में पाचन नहीं हो रहा है, इनका आमाशय में पाचन नहीं हो रहा है और सीधा इनका पाचन होता है आंत्र में डाइसेकेराइडेज एंजाइम्स के द्वारा और इनको छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि माल्टोज को जब स्प्लिट किया जाता है या उसका पाचन होता है तो 2 ग्लूकोज की इकाइयाँ बन जाती है। ऐसे ही सुक्रोज के पाचन पे 1 ग्लूकोज तथा 1 फ्रक्टोज बन जाता है और लैक्टेज के पाचन से 1 ग्लूकोज तथा 1 गैलेक्टोज। तो इस तरह से डाइसेकेराइड्स के पाचन से भी छोटे छोटे यूनिट्स बना के उनको एब्जॉर्ब कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड सबसे लंबे चेन वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इस तरह से जब भी इनका पाचन होता है तो पहले डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग यूनिट लंबाई की यूनिट में और इसके बाद में डाइसेकेराइड्स में और इसके बाद डाइसेकेराइड्स का पाचन होके मोनोसेकेराइड्स। हमारे आंत्र में जब भी इनका अवशोषण होगा मोनोसेकेराइड्स का, उस समय आंत्र के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की सहायता से जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद ये डायरेक्टली जाते हैं लिवर में। पूरी बॉडी में जाने से पहले ये लिवर में जाएंगे और जो भी ग्लूकोज है, जो भी भोजन का पाचन किया गया है, उनमें से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या एक्स्ट्रा जो भी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स हैं जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि पाचन के बाद जो भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनता है वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में नहीं जाता, क्योंकि अगर इस तरह से
एकदम से हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा तो ये एक तरह का ग्लूकोज शॉक दे सकता है बॉडी के ऑर्गन्स को। तो जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाएगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमेशा लीवर में स्टोर हो जाएगा। थैंक यू।